नमस्कार। तो इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आगे हम लोग बात कर रहे थे अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ग्रेट आर्टिशन बेसिन की बात कर रहे थे अपन लोग। ग्रेट आर्टिशन बेसिन में उसुत कुओं की बात की थी हम लोगों ने। अब इसी क्षेत्र में ग्रेट आर्टिशन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ देखना आप लोग, यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया की दो इंपॉर्टेंट नदियाँ बहती हैं इस क्षेत्र से, जिसका नाम है, एक का नाम है, एक नदी बह करके आती है उत्तर की ओर से इस तरह से, उसका नाम है डार्लिंग, और एक का नाम है मर्रे। दो नदियां बह करके आती है यहाँ से, इस क्षेत्र से, इसी क्षेत्र में। इसको बोला जाता है, इन नदियों को, डार्लिंग और मरे। ठीक है, जो ग्रेट आर्टिशन बेसिन के अंतर्गत बहती हैं। अब ये जो नदी हैं, ये दोनों नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं। क्यों है इंपॉर्टेंट नदियां ऑस्ट्रेलिया की ये दोनों नदियां? इसलिए कि ये जो नदियां हैं इस क्षेत्र के अंदर क्या करेंगी, यहाँ उपजाऊ भूमि का क्षेत्र बनाएगी, मैदान का निर्माण करेंगी और उपजाऊ भूमि का क्षेत्र बनाएगी। और इसमें जो इस क्षेत्र के अंदर जो उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, उसे एक अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ जो उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ग्रेट आर्टिशन बेसिन है, उसके अंतर्गत डार्लिंग मरे नदी के जो बेसिन है, उसके अंतर्गत जो उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, उसे कहा जाता है, उपजाऊ भूमि को रेबेरीना। रेबेरीना, इस उपजाऊ भूमि को क्या बोलते हैं? रेबेरीना बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। और इस उपजाऊ भूमि क्षेत्र को क्या बोलेंगे? रेबेरीना। और इस उपजाऊ भूमि क्षेत्र के अंदर क्या होता है पैदा? इस उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत क्या की जाती है? खेती करते हैं ये लोग क्या करेंगे? खेती करेंगे। और यहाँ पे खेती के साथ साथ क्या होगा? पशुपालन। पशुपालन, यहाँ क्या होगा? पशुपालन होगा इस क्षेत्र में। और ये जो पशुपालन होगा, तो यहाँ ये पशुपालन करते हैं किसका? भेड़ों का। भेड़, ये किसका पशुपालन करेंगे? भेड़ों का पशुपालन करेंगे। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के इसी क्षेत्र में लगभग विश्व की 1/3, मैं क्या कह रहा हूँ, विश्व की 1/3 भेड़ें कहाँ पाई जाएंगी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाएंगी। विश्व की लगभग 1/3 भेड़ कहाँ पाई जा रही है? अपने को ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जा रही है 1/3 भेड़। और विश्व की सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो भेड़ है, उसका नाम आपने सुना होगा, चोकिला भेड़। चोकिला भेड़, जिसे मेरिनो के नाम से भी जानते हैं, मेरिनो, चोकिला भेड़ या मेरिनो भेड़ भी बोलते हैं इसको। इसके ये कहाँ मिलेगी अपने को? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाएगी। और इसलिए ये बेस्ट भेड़ की प्रजाति में सबसे अच्छी भेड़ है। और इसकी जो ऊन है वो सबसे उत्तम क्वालिटी की ऊन है। ऊन का उत्पादन उत्तम क्वालिटी की क्या देती है? ऊन देती है इसमें। इसलिए सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ से होता है? ऑस्ट्रेलिया से। सर्वाधिक ऊन उत्पादक देश कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक ऊन उत्पादक देश कौन सा हो गया आपका? ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो भेड़ पालन जो किया जाता है, अब ये जो भेड़ पालन किया जा रहा है, ये जो भेड़ पालन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, तो भेड़ पालन में जो लोग काम करते हैं, भेड़ पालन का कार्य करते हैं, जिन केंद्रों पे भेड़ पालन का कार्य किया जाता है, वहां पर जो लोग भेड़ पालन करते हैं उन्हें बोलते हैं जेकारू ऑस्ट्रेलिया के अंदर। याद रखना ये टर्मोलॉजी, इन्हें पूछी जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर? तो वो कहा जाता है जेकारू। भेड़ पालन केंद्रों पे जो काम करने वाले लोग हैं या भेड़ पालन करने वाले जो लोग हैं, उन्हें कहते हैं जेकारू। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ कौन सी भेड़ पाई जाएगी? चोकला। लगभग विश्व की लगभग 1/3 भेड़ें क्या हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पाई जाती हैं हमारी। समझ रहे होंगे आप लोग। ये कहाँ है? बेसिन कहाँ है? पूरा रेबेरीना क्षेत्र में। रेबेरीना क्या है? यहाँ की मिट्टी है, जिसको उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, उसको बोलते हैं रेबेरीना, लोकल लैंग्वेज में आकी है। ठीक है, रेबेरीना कहा जाता है। जो डार्लिंग मरी बेसिन के अंदर जो उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, उसे क्या बोलेंगे? रेबेरीना। ठीक है, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को सारी को। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग अगले सेगमेंट की बात करते हैं। एक बार मैं रिलीज कर देता हूं, इसी को रिलीज कर लेते हैं। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। आय की अगर बात करें हम लोग, आय की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे क्या हैं? डेजर्ट दिखाई देंगे हमारे लिए। जब ऑस्ट्रेलिया की
स्थल भाग को देखेंगे हम लोग तो बहुत सारे क्या है मरुस्थल दिखाई देंगे हमारे लिए, डेजर्ट दिखाई देंगे, बहुत सारे मरुस्थल दिखाई देंगे। मरुस्थल दिखाई देंगे, पहले मैं मरुस्थल की बात कर लेता हूँ, क्यों इनका निर्माण हुआ है, कैसे हुआ, वो सारी बात बाद में करेंगे हम लोग। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से मरुस्थल हमको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया को एक उपनाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं प्यासी भूमि का देश, इसे बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। क्यों बोलते हैं इसको प्यासी भूमि का देश? इसलिए बोला जाता है प्यासी भूमि का देश कि यहाँ पे क्या होती है, वर्षा क्या होती है, बहुत कम वर्षा क्या होती है, बहुत कम बारिश होती है। जबकि सोचने वाली बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो ऑस्ट्रेलिया देश है ये पूरा समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है। आप लोग पिछली स्लाइड में जाकर देखें हम लोग तो इससे पता चलेगा हमको कि ऑस्ट्रेलिया के अगर चारों तरफ देखें, ऑस्ट्रेलिया देश के चारों तरफ देखें हम लोग तो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया क्या है, समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है, और उसके बावजूद भी यहाँ बारिश नहीं हो रही है। जबकि यहाँ समुद्री जलवायु पाई जानी चाहिए, लेकिन यहाँ समुद्री जलवायु फिर भी नहीं मिल रही है यहाँ पे हमारे लिए। यहाँ जलवायु कंडीशन बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। क्यों है उसकी बात करेंगे। इसलिए इसको कहा जाता है प्यासी भूमि का देश कहते हैं इसको। यहाँ वर्षा क्या होती है, बहुत न्यून होती है। क्यों होती है उसकी बात आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। प्यासी भूमि का देश, वर्षा न्यून होगी, और वर्षा जब न्यून होगी इस क्षेत्र में तो यहाँ क्या होगा, खेती भी कम होगी। यहाँ क्या होगा, खेती भी हम लोग क्या करेंगे, कम कर पाएंगे, खेती भी कम होगी। खेती लगभग ऑस्ट्रेलिया के ओनली 4% भूभाग पे खेती होती है। सोच के देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया के ओनली 4% भूभाग पर ही क्या करते हैं अपन लोग, खेती कर पाते हैं। अपन लोग से मेरा मतलब है ऑस्ट्रेलिया के लोग, ठीक है। ये मत सोचिएगा इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। ऑस्ट्रेलिया के जो ओनली 4% भूभाग पे ही क्या है, लोग खेती कर पा रहे हैं। समझ पा रहे होंगे आप बात को, ठीक है। क्यों कर पा रहे हैं देखिए, यहाँ पता चलेगा आपको इस मैप के जरिए। अगर देखें अपन लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें कि क्या स्थिति है और किस तरह से यहाँ पे मरुस्थलों का निर्माण हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ एक मरुस्थल मिलेगा हमारे लिए, उसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। यहाँ एक मरुस्थल मिलेगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। उसके बाद में इसके ऊपर जस्ट एक मरुस्थल है, उसका नाम है गिब्सन। गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल, यहां मिलेगा आपको सिम्पसन, सिम्पसन मरुस्थल। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो इसकी मध्य भूमि के क्षेत्र में भी क्या दिखाई दे रहा है हमारे लिए, कई सारे मरुस्थल दिखाई दे रहे हैं हमारे लिए। जैसा कि अब आप लोग ऑस्ट्रेलिया को पूरा देखें, इसका पश्चिमी हिस्सा जो है, सॉरी पूर्वी हिस्सा जो है वो भी क्या है, पूरा पूरा उच्च भूमि का क्षेत्र है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ भी उपजाऊ भूमि क्षेत्र नहीं मिलेगा। इधर की तरफ देखें हम पूर्वी कोस्टल एरिया, पश्चिमी कोस्टल एरिया की तरफ देखें तो ये भी क्या है, पूरा पूरा उच्च भूमि का क्षेत्र है। यहाँ पर्वत और पठार मिल रहे हैं हमारे लिए, ये भी काम का नहीं है। उसके बाद खेती के हिसाब से उपयुक्त नहीं है हमारे पास में। बीच में क्या हो रहा है, डेजर्ट मिल रहे हैं हमारे लिए। डेजर्ट में खेती कर पाते हैं कि हम लोग, मरुस्थल के अंदर नहीं कर पाते अपन लोग। तो यहाँ बीच में क्या मिल रहा है हमको, मरुस्थलीय क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक, आगे अगर बात करें इसमें तो क्यों इन मरुस्थलों का निर्माण हुआ है, क्यों ऑस्ट्रेलिया की में न्यून बरसात हो रही है, इतनी जो कम बरसात हो रही है, इतनी कम खेती कर पा रहे हैं हम लोग, क्यों इतना कम पॉसिबल है कि यहाँ खेती नहीं हो रही है। आपने गौर से देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखना, तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से यहाँ देखना आप लोग, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से यहाँ से लगभग यहाँ से एक रेखा निकलती है जिसको बोलते हैं अपन कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा, जिसको बोला जाता है मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से एक रेखा निकलती है जिसका नाम है मकर रेखा। यह है 23.5 डिग्री साउथर्न अक्षांश, 23.5 डिग्री साउथर्न अक्षांश रेखा है जिसको बोल रहे हैं अपन मकर रेखा बोल रहे हैं। ये कहां से निकलती है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मध्य भाग से निकल रही है। ठीक है, अब इसमें समझिएगा आप लोग, ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से मकर रेखा निकल रही है। अब मैं जलवायु कंडीशन डिस्कस करने वाला हूं आपसे, क्यों यहाँ इतनी न्यून बरसात हो रही है, क्या स्थिति है यहाँ की, क्यों नहीं हो पा रही है। तो देखो आप लोग, मध्य भाग से निकल गई मकर रेखा यहाँ से। इसके इस कोस्टल एरिया की बात करें तो यहाँ आपको मिल रही है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एक पर्वत श्रृंखला दिख रही है हमको, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऊपरी इस हिस्से में माना है तो ये भी क्या है, उच्च भूमि का क्षेत्र है पूरा पूरा, इस तरह से मान लेते हैं हम लोग, ये भी क्या है, उच्च भूमि का क्षेत्र है। आप लोग देख चुके थे पहले पूरा। ठीक है, अब इस क्षेत्र में देखें तो
इसका जो उत्तरी पार्ट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपरी पार्ट है, उत्तरी पार्ट है, ये तो किसमें आएगा, उष्ण कटिबंध में। आई थिंक कटिबंधीय स्थिति आपको पता होगी, ये वाला आएगा उष्ण कटिबंध में, जबकि इसका जो दक्षिणी हिस्सा है ये आएगा किसमें, शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध में इसका उत्तरी हिस्सा किसमें आ रहा है, उष्ण कटिबंध में, और इसका दक्षिणी हिस्सा आ रहा है शीतोष्ण कटिबंध में। अब उष्ण कटिबंध के अंदर जो पवनें चलती हैं, उष्ण कटिबंध के अंदर जो पवनें चलती हैं उनकी डायरेक्शन कुछ अलग होती है। उष्ण कटिबंध के अंदर जो पवनें चलती है उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है। होती है नहीं होती है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे इस बात को। अभी हम लोग अगर नहीं है तो मैं बेसिक से आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा इस चीज का। और अगर देखें हम लोग पश्चिमी पार्ट की बात करें, इसके दक्षिणी पार्ट की जो शीतोष्ण कटिबंध में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, वहां कौन सी चलती है, पछुआ पवनें चलती हैं, जिनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से होती है डायरेक्शन, नहीं होती क्या। चलो एक बार वापस से हम लोग एक नई स्लाइड लेकर के मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ एक बार आपके लिए। मान के चलिए पृथ्वी है, और पृथ्वी पे ये वाला जो है अपनी इक्विलेटर है, मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा है हमारी, उसके नीचे है अपनी कौन सी 23.5 साउथर्न रेखा, यहाँ है आपकी 66.5, और यहाँ है आपका 90 डिग्री साउथर्न रेखा। ठीक है, ऐसी नॉर्थ पार्ट में सेम स्थिति ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए एक चीज देखिए आप लोग यहाँ पे, आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं ग्लोबल विंड सिस्टम की, तो इक्विलेटर की बात करें, जिस समय पे सूरज क्या है, विषुवत रेखा पे बिल्कुल क्या पड़ता है, लंबवत पड़ता है। जब विषुवत रेखा पे सूरज बिल्कुल लंबवत आ रहा है उस समय की बात कर रहा हूँ। और ये टाइम कौन सा है, ये टाइम आता है आपका या तो 21 मार्च को आता है, या ये टाइम आएगा आपका कब, 23 सितंबर को। ठीक है, सीधा जो सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है, विषुवत रेखा के ऊपर पड़ रही है। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जब विषुवत रेखा के ऊपर सूरज की सीधी किरणें पड़ रही हैं, तो उस समय यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, हाई रहेगा। उस समय यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। इसके कंपेयर में देखा जाए यहाँ पे इस जगह पे कर्क रेखा पे या मकर रेखा पे देखूं तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम रहेगा, यहाँ भी कम रहेगा। सूरज की सीधी किरणें तो यहाँ पड़ रही है ना, यहाँ तो तिरछी है, इधर सूरज का मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो बिल्कुल सीधी किरणें कभी पड़ती ही नहीं है इस क्षेत्र में जाकर के। तो यहाँ देखें यहाँ टेम्परेचर कैसा है, अगर ध्रुवों की बात करूँ, मैं ध्रुवों की बात करूँ पहले, तो ध्रुवों पर टेम्परेचर कैसा है, बहुत लो है। और यहाँ की तुलना में पास में 66.5 डिग्री अक्षांश में कैसा रहेगा टेम्परेचर, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। हालांकि यहाँ का रीजन डायनामिक है, लेकिन अभी मैं टेम्परेचर के आधार पर बात कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा इसकी चीज़ में, क्योंकि ग्लोबल विंड सिस्टम के अंतर्गत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं हमको। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली इसकी, इस सेगमेंट की, जिसमें विषुवत रेखा के ऊपर सूरज की किरणें क्या है, बिल्कुल लंबवत पड़ रही हैं। सूरज यहाँ विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधा चमक रहा है, सीधी किरणें दे रहा है। उस समय टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई कहाँ है, विषुवत रेखा पे, उससे कंपेयर में यहाँ थोड़ा सा कम है। ऐसे ही सेम स्थिति यहाँ होगी, यहाँ भी टेम्परेचर कैसा रहेगा, बहुत लो रहेगा, और यहाँ हाई रहेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, टेम्परेचर की इन्वर्सली क्या रहता है, प्रेशर होता है नहीं होता है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है प्रेशर। तो यहाँ टेम्परेचर जब हाई है, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पे लो, प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पे लो होगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी, यहाँ देखें कर्क रेखा के ऊपर अपन देखें इस पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, लो है, तो प्रेशर कैसा रहेगा, यहाँ हाई रहेगा। यहाँ टेम्परेचर लो है तो प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा। अब एक बार बताओ, हवा किधर से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर चलती है। मेरे हिसाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, पवनें चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो यहाँ देखें इस सेगमेंट में देखें अपन लोग, तो यहाँ हाई प्रेशर यहाँ है, हाई प्रेशर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ क्या है, सॉरी ये यहाँ लो प्रेशर है, और यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलेंगी, तो पवनें चलेंगी इस तरह से इस क्षेत्र में, पवनें इस तरह से चलेंगी इस क्षेत्र के अंदर। अब क्यों ये तिरछी चल रही है वो अलग रीजन है, उन सब चीज़ों के लिए जाना नहीं है हमारे लिए, बस इतना मेमोराइज रखना है अभी के लिए कि यहाँ से पवनें चलेंगी
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, इस तरह से। ऊपर वाले क्षेत्र में कैसे चलेंगी, यहाँ हाई प्रेशर है तो इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ टेम्परेचर कैसा है, हाई हो रहा है, तो प्रेशर कैसा होगा, यहाँ लो, प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। और यहाँ प्रेशर कैसा है, हाई, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवने चलेंगी, मतलब इस तरह से पवने कैसे चलेंगी, इस तरह से। इसलिए इन्हें कहा जाता है पछुआ पवने, ठीक है। अब एक बात देखो, देखो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ करूं तो ऐसे मान के चल लेते हैं ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ये मान के चल रहे थे ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से क्या निकल रही है, विषुवत रेखा निकल रही है। ये तो हम देख के चल ही रहे हैं, अभी मान के चल रहे हैं। सॉरी, विषुवत रेखा क्या, वो कर्क रेखा, मकर रेखा निकल रही है हमारी ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीचों बीच से मकर रेखा निकल रही है। अब यहाँ देखना, इस क्षेत्र के अंदर देखना, यहाँ पे यहाँ से हवा जो पवने हैं वो दूर जा रही है, पास आ रही है, वो दूर जा रही है या फिर पास आ रही है। पवने ऑस्ट्रेलिया से दूर जा रही हैं, देखो आपको दिख रहा होगा साफ तरीके से। इस क्षेत्र से पवने इधर की तरफ जा रही है, इधर से इधर की तरफ जा रही है, मतलब पवने दूर जा रही है। पवने दूर जा रही है तो बादल आएंगे क्या बारिश करने, यहाँ नहीं आएंगे। जब भी हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, उस हाई प्रेशर के क्षेत्र से क्या होगा, पवने दूर जाएंगे, हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। तो इस हाई प्रेशर क्षेत्र में क्या होगा, बारिश होगी या नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, बेसिक सी बात है। जब हाई प्रेशर क्षेत्र रहेगा, हाई प्रेशर से क्या होगा, पवने तो दूर चली जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ चले जाएंगी। तो जो मानसूनी पवने हैं या फिर क्या कौन सी हैं, जो आर्द्र पवने हैं, वो पहुंचेंगी नहीं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से दूर जाएंगे इस क्षेत्र से। तो एक तो ये रीजन है कि यहाँ पे बारिश कम होती है। अब यहाँ बारिश कब होगी, जब सूरज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तब यहाँ बारिश होगी। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया की जलवायु पे इफेक्ट, अलग अलग इफेक्ट आते हैं, जिसके ऊपर आगे बात करने वाले हैं। इस पर मानसूनी इफेक्ट भी आएगा, इस जलवायु के ऊपर, इसके ऊपर मानसूनी इफेक्ट भी आएगा। बात समझ रहे होंगे मेरी को, ठीक है। मैं वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, जिसकी बात कर रहे थे हम लोग। यही दिखाया था मैंने ड्रॉ करके आपको उसी मैप पे भी, कि पवने दक्षिणी की तरफ किस तरह चल रही है, नीचे की तरफ, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब समझना इस बात को, उष्ण कटिबंध के अंदर पवनों की दिशा कैसी है, दिख रही होगी आपको सारी स्थिति। इधर देखो, उष्ण कटिबंध के अंदर जो पवने चल रही है, ये समुद्री क्षेत्र है पूरा। इस समुद्री क्षेत्र के, इस समुद्री क्षेत्र के यहाँ से, इस समुद्री क्षेत्र के यहाँ से जो पवने लेके आती है, आर्द्र पवने हैं, जो क्या लेके आती है, नमी लेके आती हैं। वो नमी वाली युक्त पवने क्या करती हैं, इससे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकरा करके यहीं बारिश कर देती हैं। मतलब इस क्षेत्र के अंदर क्या कर देंगी, ये पवने बारिश कर देंगी इससे टकरा करके। तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, मतलब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो पश्चिमी हिस्सा है, वो कैसा हो जाएगा, सूखा रह जाएगा। बारिश पहले ही नहीं हो रही है, हाई प्रेशर क्षेत्र बना हुआ है, और ये कैसा रह गया, सूखा रह गया ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो आप लोग, इधर वाले क्षेत्र में देखें अपन लोग, तो ये जो पवने हैं, दक्षिणी हिस्से की बात करें, दक्षिणी हिस्से की बात करें, तो ज्यादातर पवने क्या है, सरफेस से होकर आएंगी, सतह से, स्थलखंड से आएंगी, जो नमी युक्त नहीं होंगी। दूसरा, यहाँ की आएंगी तो ये भी उच्च भूमि क्षेत्र से टकरा करके इधर ही कोस्टल एरिया पे बारिश करेंगी। बीच का भाग फिर भी क्या रह जाएगा, इसका शुष्क रह जाएगा। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होती है, न्यून बारिश होती है, बारिश सबसे ज्यादा कम होती है। तो इसलिए इसके उत्तरी भाग के अंदर उष्ण कटिबंध में जो पड़ता है, उस उष्ण कटिबंधीय भाग के अंदर जो जलवायु पाई जाती है, वो पाई जाती है मानसूनी। जब सूरज का जो दक्षिणायन होकर के सूरज पहुंचेगा कहां पे, मकर रेखा के ऊपर, तब मानसूनी पवने पहुंचेंगे कहां पे, इसके अंतर्गत, ठीक है, तब बारिश होगी यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ की जलवायु, उत्तरी भाग की जलवायु कैसी होगी, इसकी मानसूनी। लेकिन वहीं जब तस्मानिया की बात करें हम लोग, इस द्वीप समूह की, ये समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है पूरा, जो शीतोष्ण कटिबंध में होती हुई, शीतोष्ण कटिबंध में होने के बावजूद यहाँ जो जलवायु पाई जाएगी, वो होगी कौन सी, महासागरीय। यहाँ जलवायु कौन सी होगी, महासागरीय। आई थिंक समझ रहे होंगे आपको इस चीज को भी, पूरी को, जलवायु कंडीशन को। अब देखो इस चीज को, ये जलवायु में, इसकी में डिफरेंस पाए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे डिफरेंस पाए जा रहे हैं। आय की स्थिति देखें हम लोग, मैं थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा मेरे को, ये कर लेते एक बार। बारिश की स्थिति समझ में आ रही है ना इसकी आपको। मैंने बताया था आपको कि जो मकर रेखा है वो मध्य भाग से गुजर के जा रही है। तो इसके उच्च भाग, जो उत्तरी भाग है ऑस्ट्रेलिया का, वो किसमें है, उष्ण कटिबंध में, उष्ण
कटिबंध, इसका जो उत्तरी भाग है वो है उष्ण कटिबंध में, और दक्षिणी भाग जो है इसका है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में, तो उष्ण कटिबंध में जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट पड़ता है, जो उष्ण कटिबंध में ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट आता है, उस उष्ण कटिबंध में जो जिस प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है, इस उष्ण कटिबंध की जो वनस्पति है वो किस प्रकार की होगी, वो है सवाना प्रकार की। बात समझ रहे होंगे आपको कि ये जो उष्ण कटिबंध की जलवायु में जो वनस्पति पाई जाएगी वो कैसी प्रकार की होगी, सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। और वहीं शीतोष्ण कटिबंध में जो वनस्पति पाई जाएगी, जो वनस्पति पाई जा रही है, या जो घास के मैदान है, घास भूमि क्षेत्र मिल रहा है हमारे लिए, वो सब क्या है, डाउन्स, उन्हें क्या कहा जाएगा, डाउन्स। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाएंगे, डाउन्स कहलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाएंगे, डाउन्स कहलाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जिसमें झाड़ियां वगैरह आती हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, सवाना। और इसमें स्पेशल कैटेगरी की बात करें, स्पेशली बात करें इन झाड़ियों में सवाना प्रकार की वनस्पति जो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें है साल्ट ब्रुश। एक झाड़ी का नाम है, उसका नाम है साल्ट ब्रुश और मुल्गा। ये दोनों झाड़ियां बहुतायत में पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर सवाना क्षेत्र में, साल्ट ब्रुश और मुल्गा। उसके अलावा जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान डाउन्स है, यहाँ पे कई बार कई जगहों पे यहाँ पे एक वृक्ष पाया जाता है, इसका नाम है यूकेलिप्टस। एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है यूकेलिप्टस। किस क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। और जहां जहां पर यूकेलिप्टस पेड़ों की अधिकता पाई जाती है इस घास भूमि क्षेत्र में, डाउन्स घास भूमि क्षेत्र में, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि। उसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया की क्या बोलते हैं, पार्क भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डाउन्स घास के मैदान में यूकेलिप्टस मिलेगा जिसको पार्क भूमि के रूप में जान रहे हैं। उसके अलावा सवाना वनस्पति टाइप की जो जलवायु है, इसकी उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उसके अंतर्गत साल्ट ब्रुश और मुल्गा नाम का बहुतायत में झाड़ियां मिलेंगी हमारे लिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। आगे बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर, यहाँ क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं। इस क्षेत्र में चक्रवात आते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में बिलीबिली बोलते हैं। जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोल रहे हैं, बिलीबिली। कि ऑस्ट्रेलिया में जो आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उन्हें कहा जाता है बिलीबिली। उन्हें क्या कह रहे हैं, बिलीबिली बोल रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को। ऐसे ही नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है वो डाउन्स है, उसमें यूकेलिप्टस जो पेड़ बहुतायत में पाया जाता है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, पार्क भूमि बोलते हैं। और इसी डाउन्स घास के मैदानों में, इन्हीं डाउन्स घास के मैदानों में क्या मिलती है, मेरिनो भेड़। कौन सी भेड़ है, मेरिनो, जिसकी ऊन कैसी होती है, बेस्ट क्वालिटी होती है। इसलिए ऊन के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऊन के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। समझ रहे होंगे सारी बात को आप यहाँ तक की को। ठीक है, किस तरह से वनस्पति का डिवीजन हुआ है, किस तरह से खेती कम हो रही है, क्यों यहाँ बारिश कम हो रही है, क्यों इसे प्यासी भूमि का देश कह रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही होगी सारी कहानी, सारा जो कंसेप्ट है इसका पूरी तरह से। इसके बाद में ये था इसका फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट की बात की थी अपन लोगों ने, रेबिना वगैरह। अब इसका जो पॉलिटिकल हिस्सा है उसकी बात करेंगे। उससे पहले एक बार मैं आपको एक कंप्लीट मैप पे, जो एटलस वाला मैप है, उस पर दिखा देता हूँ आपके लिए कि किस तरह से हम लोग को सेगमेंट को देखना है जो हमने अब तक देखा है। देखो इस मैप को देखिए, शायद आपको बेटर समझ में आ जाए। और मैंने मैपिंग कराई उसी तरीके से। देखो मैंने बताया था आपको, इसका जो पश्चिमी कोस्टल एरिया है, इसका जो पश्चिमी कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया पे एक रेंज मिल रही है, इसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दिख गया ना आपको, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यही दिखा था हम लोगों ने। उसी के पास में मैंने बताया था माउंट कॉसिस्को, यहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी थी माउंट कॉसिस्को, यहाँ पे इसके दक्षिणी हिस्से पे। यहाँ अपन लोगों ने देखा था कोरल सी के पास में थी ग्रेट बैरियर रीफ, ये देख रहे थे अपन लोग, ये रही ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद में अपन लोगों ने यहाँ देखा था तो डार्लिंग रेंज की बात कर रहे थे। ठीक है, उसके हमसले, उसके बाद में किम्बरले, ठीक है, ये सब दे रखा है। अरे हम वगैरह वो सारे के सारे यहाँ इस क्षेत्र में मिलेंगे हमारे लिए। डेजर्टिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, इन सब की। और एक डेजर्ट देखो तनामी डेजर्ट, यहाँ तनामी डेजर्ट भी है।
उसके अलावा बात करें हम लोग ग्रेट आर्टिशियन बेसिन की बात की थी हम लोगों ने, वो भी हमारे लिए दिखाई दे रहा है। ग्रेट आर्टिशियन बेसिन भी हमारे लिए दिखाई दे रहा है। हमने दो नदियों की भी बात की थी, एक थी डार्लिंग और एक का नाम था मर्रे। डार्लिंग और मर्रे की बात की थी। और इसी क्षेत्र में मैंने बताया था आपको, जो ग्रेट आर्टिशियन बेसिन है, यहाँ क्या मिलते हैं, उत्सृत कुएं। यहाँ क्या मिलेंगे आपको, उत्सृत कुएं। जो अंत प्रवाह क्षेत्र होने के कारण से बड़े वेग से पानी आता है यहाँ पे, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, उत्सृत कुएं। उसके अलावा नीचे वाला क्षेत्र देखें, इसका जो क्षेत्र है ये पूरा पूरा उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है। डार्लिंग मरी का जो बेसिन है ये उपजाऊ भूमि क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर क्या मिलती है, उपजाऊ भूमि को क्या बोलते हैं, रेबेरीना। ये मैंने बता चुका हूं आपको। यहाँ क्या होता है, भेड़ पालन किया जाता है। भेड़ पालन केंद्रों पर जो लोग भेड़ पालन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जेकारू, जो अपन लोगों ने देखा था आगे। ठीक है, यही क्षेत्र है जहाँ मेरिनो भेड़ मिलेगी, इसलिए ऊन के जो प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये सारा क्षेत्र अपन लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब ऑस्ट्रेलिया की जो खनिज संपदा है, ऑस्ट्रेलिया की जो खनिज संपदा है उन सबकी बात करेंगे। इसका जो पॉलिटिकल मैप है उसके आधार पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। नमस्कार। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इसको। ठीक है, आपको कुछ बेटर ही मिलने वाला है।